आपने कभी मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई ऐसा केस सुना है जिसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, शिकायत करता नहीं है, फिर भी डॉक्टर के खिलाफ केस हो रहे हैं, उसको नोटिस इशू हो रहे हैं, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ स्वयंभू लोकल सोशल वर्कर या युवा नेता? ऐसे ही केस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे केस क्या था, उसमें किस किस तरीके से नोटिस इशू हुए और हमने उसको किस तरीके से हैंडल किया। एक केस था स्नेक बाइट का, जिसमें ऑब्वियसली रूरल बैकग्राउंड में लोग बाग सबसे पहले अपने जिसको भी सांप वाप काटता है तो उसको किसी भोपे के पास या फिर झोला छाप के पास लेके जाते हैं। तो झोला छाप ने थोड़ी देर तक ट्राई किया, फिर उसको समझ में आ गया कि ये केस उसके बस का नहीं है, नॉन पॉइजनस स्नेक नहीं है जिसमें पॉइजनस बता के उसका झाड़ फूक से उतार के मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो पैसे कमा लेता है। तो इस केसेस में उसने पेशेंट को बाद में हाथ खड़े कर लिए और उसके बाद में पेशेंट के घर वाले उस पेशेंट को लेकर के आए हॉस्पिटल में, जहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया गया। उसके बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो जो लोकल हॉस्पिटल था वहाँ से उसको रेफ़र करके और अगले हॉस्पिटल में भेजा गया, जो कि वहाँ से 5 से 7 मिनट दूर था, अपनी ही एम्बुलेंस में, प्राइवेट हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस में। और फिर वहाँ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था वहाँ पे उसकी डेथ हो गई 3 से 4 दिन बाद। अब कहने की बात यह है कि पेशेंट के घर वालों को खुद पता था कि उन्होंने गलती की है कि झोला छाप के पास पहले लेके गए, जबकि सांप काटने के बाद उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास ही लेके आना था। टाइम पे अगर एंटी स्नेक वेनम मिल जाता तो शायद इतने ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, ब्लीडिंग डायथिसिस और जो भी हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस थे वो नहीं होते। आई थिंक द केस वाज ऑफ वाइपर बाइट। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़, कंप्लेंट करने वाले क्या मदर, फादर या रिलेटिव थे? नहीं, वो नहीं थे। बल्कि इवन उन्होंने तो अपने एक रिटन स्टेटमेंट में एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट से ये तक बताया कि वो डॉक्टर के इलाज से पूरी तरह संतुष्ट थे, उन्हें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह की कोई लापरवाही उन्हें नहीं लगती और वो किसी तरह की शिकायत नहीं करना चाहते। एज क्लियर एज दैट, डॉक्टर के साइन है, पेशेंट के मदर के साइन है, फादर के साइन है, और जो लोकल अटेंडेंट उस टाइम पे उनके साथ में आए थे रिलेटिव्स, उनके साइन है। इसके बाद में कंप्लेंट की किसने? सोशल वर्कर ने। देखो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कई सारे रूरल बैकग्राउंड में इंडिया में चलती है। तो वहाँ पे एक सोशल वर्कर था किसी दूसरी कास्ट का, उसको हॉस्पिटल का चलना पसंद नहीं आ रहा होगा, जो वट पर उसने कंप्लेंट की। और उसने कंप्लेंट की कहाँ कहाँ पे? CMHO ऑफिस में, स्टेट मेडिकल काउंसिल में और पुलिस में। उसने कंप्लेंट की बिना किसी सब्सटेंस के, बिना किसी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के, अपनी आइडेंटिटी में सिर्फ अपना नाम लिख के दिया, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई ईमेल आईडी नहीं। और उसके बाद में CMHO ने उसको नोटिस इशू किया, स्टेट मेडिकल काउंसिल ने और पुलिस ने उसको नोटिस इशू किया। नोटिस के अंदर किस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई ये हम देखते हैं। CMHO ऑफिस ने उसको नोटिस दिया कि हमने सोशल मीडिया से हुई घटनाओं से प्रसंज्ञान लिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, किसी बच्चे की डेथ हुई है सांप के काटने से आपके इलाज में, और उसमें गंभीर लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरती गई है। तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स लेके इन पर्सन CMHO ऑफिस में उपस्थित हों, ये उन्होंने कहा। इसके बाद में स्टेट मेडिकल काउंसिल से डॉक्यूमेंट के लिए आया, एक्सप्लेनेशन के लिए आया, और उन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट जो है, अपना एक्सप्लेनेशन बाय पोस्ट भेज दो, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। उन्होंने कंप्लेंट का एक सिंपल लेटर बस एक ही पेज का भेजा, जिसमें जो भी शिकायत करता था, जो युवा नेता था, उसने अपना नाम लिखा हुआ था और उसने बोला था कि ये एक पेशेंट है, इसकी डेथ इस तारीख को हुई है, दैट्स इट। उसके अलावा उसने कोई डिटेल नहीं दी, ना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया उसने, ना उसमें अपना आधार कार्ड पे साइन करके दिया है जिससे पेशेंट को मतलब कंप्लेनेंट ट्रैक हो सके, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर था, ना उसने ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड लगाया, ना ही कोई लीगल नोटिस उसमें लगाया। उसके बावजूद स्टेट मेडिकल काउंसिल ने उसको नोटिस इशू कर दिए डॉक्टर को। और पुलिस जो थी एक कदम आगे, यूजुअली पुलिस बिना कंप्लेंट के आगे नहीं बढ़ती, बट डॉक्यूमेंट मांग लिए, एक्सप्लेनेशन मांग लिया उससे, क्वेश्चन के फॉर्म में कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, कितनी बजे भर्ती हुई, उसको क्या क्या इलाज दिया गया, क्या वो मानकों के अनुरूप था। तो और इन पर्सन आने के लिए उसको डॉक्टर को नोटिस दिया कि आप इन पर्सन आके हमसे बात करो। बात करो का मतलब आप समझते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं पावर टू सम्मन करने की पावर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाने की पावर क्या CMHO के पास है? बिल्कुल है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि मतलब कि कलेक्टर और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह है उनके अंडर काम करती है। तो इसके पास पूरा अधिकार है, इवन कोई केस ना भी हो तो भी सडन इंस्पेक्शन कर सकती है डॉक्यूमेंट्स का। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत फायर वगैरह की NOC वगैरह जो भी हो डॉक्यूमेंट्स जांच सकती है। तो एक पेशेंट के केस में तो बहुत छोटी बात है। तो देवर फुल इन देयर राइट्स। इसके बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल क्या मान सकती है? बिल्कुल। स्टेट मेडिकल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि NMC एक्ट अब बोले या फिर पुराना MCI एक्ट 1956 से संसद के द्वारा पारित बिल के द्वारा यहाँ पे बनी है।
तो स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है वो बिल्कुल मांग सकती है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने बाय पोस्ट मांगा, इन पर्सन आने को नहीं बोला। बट इसके बाद पुलिस जो है वो क्या किसी केस में मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है, किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उस केस में वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है। इतना डिटेल में ये क्वेश्चन है वगैरह मांगना, एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगना, वो जस्टिफाइड नहीं था इस केस में। क्यों नहीं था मैं आगे बताता हूँ। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है लोकस स्टैंडाई का। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है, मतलब इसका ग्रीक लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है कि प्लेस टू स्टैंड। मतलब कि किसी भी लिटिगेशन में कोई पार्टी जो है अगर वो एग्रीव्ड है वो तभी केस कर सकती है सामने वाले पे। मतलब मैं शशांक शर्मा होके इमरान खान की तरफ से बिना अथॉरिटी लेटर के ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में, इमरान भाई के घर में बिजली नहीं आ रही है, बिजली विभाग क्या कर रहा है। बिजली विभाग को नोटिस इशू नहीं कर सकता। जो एग्रीव पार्टी इमरान भाई है वही करेंगे जाके वहाँ पे, और कोई नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि ताकि किसी अननेसेसरी मतलब कि ब्लैकमेलिंग वगैरह से बचा जा सके। मतलब मैंने सड़क पे देख लिया, मैं कंप्लेंट करने के लिए बैठा हूँ, बट PIL इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर मान लो कोई लॉ है या फिर कोई इवेंट है इफेक्ट कर रही है अगर पूरी जनरल पब्लिक को, तो उस केस में PIL के थ्रू आप उसमें केस दर्ज करा सकते हैं और उस पर एक्शन होता है। तो लोकस स्टैंडाई नहीं है तो क्या CMHO कर सकता है? मैंने बताया कि हाँ, लोकस स्टैंडाई मतलब कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कंप्लेंट करने के लिए, फिर भी इसमें केस हो सकता है, क्योंकि CMHO तो स्वतः संज्ञान लेके और एज ए जनरल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने मंगाया है एक, मतलब सोशल मीडिया वटेवर कहीं से भी उन्होंने की नॉलेज में आने के बाद में। इसके बाद में आता है आपका स्टेट मेडिकल काउंसिल। स्टेट मेडिकल काउंसिल का यहाँ पे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इट कैन ओनली एक्ट ऑन, मतलब कि कंप्लेनेंट के बेसिस पे ही। इसका मुख्य मकसद ही यही है कि अगर एक कंप्लेनेंट है, एग्रीव पार्टी है और एक ऑफेंडर है, उन दोनों के बीच में केसेस की जांच करना और उसमें अपना ओपिनियन देना, या फिर अगर एथिकल रेगुलेशंस या फिर जो NMC के नॉर्म्स वगैरह वो कहीं वायलेट हुए हैं तो उनका ध्यान रखना। तो इस केस में कंप्लेनेंट नहीं है, किसी रैंडम थर्ड पर्सन ने किया है। और यूजुअली ये जब नोटिस भेजती है तो उसके साथ में आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है लीगल नोटिस की कॉपीज भी भेजती है, उसकी जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी भी भेजती है, पूरी डिटेल भेजती है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का, उसके अंदर कंप्लेनेंट मतलब कि पूरी कंप्लेंट की कॉपी सफिशिएंट टाइम और फेयर अमाउंट ऑफ मतलब डिस्क्रिप्शन उसमें दिया जाता है। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये काम करती है। ये आपसे इस तरीके से नहीं ले सकती थर्ड पार्टी के बेसिस पे। इसके बाद आता है पुलिस। पुलिस जो है वो बिना कंप्लेंट के FIR वगैरह या दर्ज नहीं कर सकती, स्वतः संज्ञान लेके कर सकती है। वही जब पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो, आप किसी ऐसी जगह पे इंक्रोचमेंट कर रहे हो जहाँ पे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सारे केसेस में ये कर सकती है। बट इस सारे केसेस में क्योंकि एक इंडिविजुअल पार्टी सफरर है, उसके केसेस पर बेसिस पे कोई थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती बिना किसी अथॉरिटी लेटर के। तो यहाँ पे ये केस हो गया। अब इन सारे केसेस में हमको आगे कैसे बढ़ना था, ये देखिए। CMHO ऑफिस को हमने क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने मांगा था, प्रसंज्ञान लिया था, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और इन पर्सन आने के लिए बोला था। तो हमने उनको बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, प्रसंज्ञान उनको जो उन्होंने लिया उसका सम्मान किया और उनको इन्फॉर्म किया उस एफिडेविट के बारे में जो कि पेशेंट के रिलेटिव्स ने, पेशेंट के मदर फादर ने साइन किया था डॉक्टर के साथ में, और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि एग्रीव पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ है। इसके बाद में जो RMC था उसको नोटिस का हमने रिप्लाई ज़रूर दिया, पर हमने ना डॉक्यूमेंट दिए ना एक्सप्लेनेशन दिया। बस हमने उनसे पूछा लोकस स्टैंडाई के बारे में कि जो कंप्लेनेंट है इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, वही कि मतलब ये कैसे कर सकता है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दीजिए। हमने भी किए थे, हालांकि हमने लेटर में नहीं लिखा था, बट हमने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए थे। देखो स्टेट मेडिकल काउंसिल में प्रोसेस क्या होता है, आपने कंप्लेंट डाली किसी ने भी, और वहाँ पे एक रिसीव डेस्क होती है, वहाँ पे मार्क होके वो एथिकल कमेटी में या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे देखते कंप्लेंट आई है डॉक्टर के नाम पे, नोटिस इशू कर दो एज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। वहाँ पे इतना डिटेल में हालांकि देखना होता है, तो पर कई बार भूल चूक हो जाती है, तो उस केसेस में यही एक प्रोसेस में नोटिस इशू हो गया, मतलब कि हाँ देखा कंप्लेंट आई है, अच्छा एग्रीव पार्टी है, ये देखा और ख़त्म, नोटिस इशूड। इतने से वो केस आगे बढ़ गया। अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद वो इस केस में नोटिस इशू नहीं करते। तो यहाँ पे हमने जो स्टेट मेडिकल काउंसिल थी उसका प्रोसेस
डिस्क्राइब किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, अगर इस तरीके से काम नहीं होता है, अगर किसी भी थर्ड पर्सन के बेसिस पे, कंप्लेंट के बेसिस पे अगर नोटिस इशू होने लगे, तो आप खुद सोचो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे गए, किसी भी डॉक्टर का पर्चा लिया, या फिर किसी भी सर्जिकल शॉप पे गए, किसी भी शमशान में गए, वहाँ पे किसी भी डेथ का पर्चा लिया आपने, और कंसर्न डॉक्टर के बारे में 4 लाइन लिख के भेज दी कि इस पेशेंट के केस में इन्होंने गलत इलाज किया जिससे इसकी डेथ हो गई या फिर इसकी सर्जरी गड़बड़ हो गई। हालांकि हुआ कुछ नहीं है, एग्रीव पार्टी कोई नहीं है, पेशेंट कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड पर्सन कोई ब्लैकमेलर, कोई मीडिया वाले या कोई युवा नेता, मतलब जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, वो लोग आगे आ गए और उन्होंने कंप्लेंट कर दी। और वो मतलब दिन की 10 कंप्लेंट कर रहे हैं और 10 के 10 केसेस में नोटिस इशू हो रहे हैं। अब एक केस में नोटिस अगर डॉक्टर के पास इशू होता है तो उसके कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं सारे प्रोसेस में। वो डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करेगा, कॉपीज़ भी बनाएगा, रिप्लाई भी बनाएगा खुद सुपरवाइज करके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, एफिडेविट उसमें फाइल करेगा। तो इन सारे केसेस में 3 से 4 घंटे जाते हैं। 3 से 4 घंटे का मतलब है कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज पेशेंट, उसका डॉक्टर का लॉस एक सिंगल कंप्लेंट के अंदर। तो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा भी बन सकता है कि आपके खिलाफ 100 कंप्लेंट हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप उस ब्लैकमेलर को 10,000 रुपये दे दो। तो एक ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं पनप जाए, इसलिए कंसर्न पार्टी, एग्रीव पार्टी ही इसमें कंप्लेंट कर पाएगी। ये प्रोसेस यहाँ पे बनाया गया है। इन जनरल यही होता है और यही पुलिस के केस में भी लागू होता है। तो आप यहाँ पे उनसे लोकस स्टैंडाई के बारे में पूछ सकते हैं। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आपने उसको रिप्लाई भी दिया, उसको डॉक्यूमेंट्स भी दिए, और जो क्वेश्चन है उन्होंने दिया था डिटेल में, हमने उसका पैरा बाय पैरा जवाब बनाने के बजाय उनको एक सिंपल डिनायल बता दिया कि ऐसे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई है इस केस में, और हमारे पास में एफिडेविट भी है उसके घर वालों का। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम सबका सम्मान भी कर रहे हैं और सबको डिटेल्स भी दे रहे हैं जितनी ज़रूरत है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि उनको ये नहीं लगे, मतलब ईगो हर्ट नहीं करने का किसी का। तो आपने यहाँ पे किसी का ईगो भी हर्ट नहीं किया और सबको बोला कि इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दीजिए, इस केस में कोई तंत्र नहीं है। तो आप आगे बढ़े। उसके बाद में अगर, हालांकि इस केस में आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं, बट उसके बाद में क्या होता है, अगर ये सब लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस भी आगे बढ़ जाती है, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी आगे बढ़ जाता है, आपका जो है CMHO ऑफिस भी एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप जाएंगे कोर्ट में। देखो, आप जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इस केस में उसकी ज़रूरत नहीं है, पर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, डायरेक्ट इन पे आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। तो हाई कोर्ट में आप इन सारे ऑर्डर्स पे स्टे ले सकते हैं, और हाई कोर्ट में अगर आपका वकील थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहा तो वो इस पुलिस कार्रवाई के अगेंस्ट में स्टे लेगा और उसमें एक लाइन लिखवा देगा दैट नो कोरोसिव एक्शन शुड बी टेकन ऑन दिस अगेंस्ट दिस पार्टी, मतलब इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट या डॉक्टर के अगेंस्ट कोई कोरोसिव एक्शन नहीं लिया जाए। तो दैट विल अप्लाई ऑन टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑल्सो एंड द CMHO ऑफिस ऑल्सो। तो आपने एक पुलिस कार्रवाई के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लिया और सेम पैटर्न पे जो बाकी कार्रवाई हो रही थी उनको भी शट डाउन कर दिया। दिस इज़ हाउ यू प्रोसीड इन दीज केसेस। हालांकि मतलब कि प्योर ब्लैकमेलिंग है या फिर कोई अपना ईगो शांत करना चाहता है या फिर राइवलरी हो सकती है अपोजिट किसी कॉम्पिटिटिव किसी हॉस्पिटल की, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। हमको इसी तरीके से प्रोसीड करना पड़ता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ गेट योर मतलब इंडेमनिटी इंश्योरेंस, अपने लीगल सपोर्ट को पूरा तैयार रखिए। किसी भी तरीके की डाउट हो आप हमें ईमेल के थ्रू और हमारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम तक रीच कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।